नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज में आज हम 2 अक्टूबर का करंट अफेयर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने 450 किलोमीटर की विस्तारित प्रहार प्रास एक्सटेंडेड स्ट्राइक रेंज क्षमता से युक्त ब्रह्मोस्त्र क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसमें स्वदेशी बूस्टर और एयर फ्रेम सेक्शन के साथ कई अन्य भारत में निर्मित उप प्रणालियों की विशेषताओं से युक्त इस मिसाइल को कहाँ से किया गया सफल परीक्षण? उड़ीसा के बालासोर से सफल परीक्षण किया गया। उस द्वीप का नाम अब अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। पहले उलर द्वीप था जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ब्रह्मोस्त्र एक मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है? रैमजेट है, सुपरसोनिक है और क्रूज मिसाइल है। कितने किलोमीटर रेंज की है? 300 किलोमीटर की रेंज में पनडुब्बी में, जलपोत में, विमान या भूमि से प्रक्षेपित की जा सकती है। यानी कि ये सरफेस टू एयर के लिए भी है और वाटर टू सरफेस के लिए या वाटर टू एयर के लिए भी है, और ये विमानों के लिए एयर टू सरफेस या एयर टू एयर के लिए भी है ब्रह्मोस्त्र मिसाइल। चलिए इसके अगले पॉइंट देखते हैं। सुपरसोनिक गति में ध्वनि की गति से 5 गुना तक तीव्र यानी कि मैक 5 इसकी गति है। क्रूज मिसाइलें उड़ानों के अंत तक 140 यानी कि सेल्फ प्रोपेल रूप से संचालित होती है और इनका अत्यधिक सटीकता के साथ लंबी दूरी पर युद्ध सामग्री ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। लंबी दूरी तक उपयोग किया जाता है इनका। यह भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कौन, जो DRDO है, और रूस का NPOM है, उनका संयुक्त उपक्रम है। DRDO का और रूस का। और इसका नामकरण कैसे हुआ है? भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मोस्कवा नदी, इसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ब्रह्मोस्त्र के विस्तारित प्रहार प्रास संस्करण यानी कि एक्सटेंडेड रेंज वर्जन के वर्ष 2016 में भारत द्वारा मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम MTCR की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत विकसित किया गया था, जिसने क्रूज मिसाइल की प्रहार प्रास पर आरोपित सीमा हटा दी थी। भारत MTCR का सदस्य देश बन चुका है। इस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। G7 देशों द्वारा गठित MTCR कितने देशों का है? ये 35 देशों के मध्य अनौपचारिक साझेदारी है। MTCR सबसे पहले तो आता है ये G7 और इसमें कितने देश हैं? 35 देश हैं और अनौपचारिक साझेदारी है। कितने किलोमीटर इसमें मिसाइल की रेंज होती है? 300 किलोमीटर मिसाइल की रेंज होती है और जो पेलोड होता है वो 500 किलोग्राम तक होता है। इन मिसाइलें और जो प्रौद्योगिकी है उनके प्रसार को सीमित करने की मांग करता है MTCR। ये G7 देशों का ग्रुप है। MTCR बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था यानी कि मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम का भी एक हिस्सा है, तो ये इसका भी एक हिस्सा है। कुल 4 बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? परमाणु प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण के लिए है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। हालांकि भारत इसकी सदस्यता के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन चीन इसमें रोड़ा अटका रहा है। रासायनिक और जैविक प्रौद्योगिकी जिसे हथियारों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, इसके नियंत्रण के लिए है ऑस्ट्रेलिया समूह, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। भारत इसका सदस्य बन चुका है। परंपरागत हथियारों, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकी के निर्यात नियंत्रण पर वासेनार व्यवस्था, इसका भी भारत सदस्य बन गया है। और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, इसका भी भारत सदस्य बन गया है। तो जो NSG है इसमें इसका सदस्य बनने के लिए एक NPT न्यूक्लियर प्रोलाइफरेशन ट्रीटी परमाणु अप्रसार संधि, इस पर एक हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। इस संधि को जो NPT संधि है, परमाणु अप्रसार संधि है, उसको भारत भेदभाव वाली संधि मानता है। तो इस वजह से NSG का अभी सदस्य बनने से वंचित है भारत, अभी इसका सदस्य नहीं बना है। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। भारत में चालू खाता अधिशेष अप्रैल जून की द्वितीय तिमाही में GDP के 3.9% पर रहा।
जो कोविड-19 महामारी है उसके बीच पण्य आयात यानी कि कमोडिटी आयात जो था, पण्य का मतलब होता है कमोडिटी, इनमें इंपोर्ट में गिरावट के कारण क्या हुआ, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार घाटे का संकुचन हुआ, उससे अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हुई। आयात में गिरावट क्यों हुई? आयात में गिरावट हुई कच्चे तेल की कीमतों में कमी के कारण, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें अगर ज़्यादा होती तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ता, तो आयात में ज़्यादा वृद्धि होती, जो रुपए में हम पे करते हैं या डॉलर में पे करते हैं उसमें ज़्यादा वृद्धि वो दिखती। तो कच्चे तेल की कीमतों में कमी के कारण आयात में गिरावट हुई। दूसरा है जो घरेलू मांग थी वो कम हो गई। तीसरा पॉइंट है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है उसमें कोविड-19 के कारण क्या आ रहे हैं, अवरोध आ रहे हैं। जो माल की आपूर्ति है वो बंदरगाहों पर जांच हो रही है, उसकी बहुत ज़्यादा जांच की जा रही है। यह भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने में सक्षम बनाएगा। क्यों? क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होता है, डॉलर वगैरह, सोना चांदी। तो अगर ये कम होता है, हमारा आयात में गिरावट आती है, जो पैसा आयात में खर्च हो रहा है वो कम होता है, तो जो विदेशी मुद्रा है हमारे डॉलर में वो हमें कम पे करनी पड़ेगी दूसरे देशों को, या जहाँ से हम आयात करते हैं उसके लिए हमें कम पे करनी पड़ेगी, कम खर्च करनी पड़ेगी। तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ जाएगा, जो कि वित्तीय और बाह्य क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, और यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि देश को घरेलू उत्पादन बनाए रखने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। चालू खाता निर्यात, आयात, ब्याज भुगतान, निजी विप्रेषण यानी कि रिमिटेंस और हस्तांतरित सहित देश के वर्तमान लेन देन को प्रदर्शित करता है। तो चालू खाते में क्या क्या शामिल होता है? निर्यात आयात होता है, ब्याज भुगतान होता है, निजी विप्रेषण होता है यानी कि रिमिटेंस, हस्तांतरण होता है, और जो वर्तमान लेन देन है वो होता है। जो चालू खाता है यानी कि करंट अकाउंट देश के भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक घटक होता है, और इसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसका दूसरा घटक होता है कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाता। एक होता है चालू खाता। भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक देश के निवासियों का, एक देश के निवासी अन्य देशों के साथ वस्तुएं भी हो सकती है, सेवाएं भी हो सकती है, या परिसंपत्तियां भी हो सकती है, उनकी लेन देन का ये विवरण होता है। किसी ने विदेश में ज़मीन या प्लॉट या कुछ खरीद लिया तो वो परिसंपत्ति हो गई उसकी, या गाड़ी कुछ भी खरीद लिया, एसेट, या फिर कोई वस्तु खरीद ली, या फिर सेवाएं जो प्रोवाइड करते हैं विभिन्न प्रकार की, जैसे आईटी सेक्टर की सेवाएं होगी, या फिर मेडिकल वाली हो गई, तो इनमें भी इनको भी भुगतान संतुलन जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट एनसीईआरटी में अच्छा समझा रखा है। 11वीं की एनसीईआरटी दे रखी है, उसमें राजस्थान बोर्ड है या दूसरी बोर्ड है, हिंदी में भी है, उसमें भी अच्छा समझा रखा है। चालू खाता होता है हमारा व्यापार अंतराल, उसमें ऐड कर देंगे हम निविल चालू अंतरण यानी कि शुद्ध चालू अंतरण। निविल का मतलब होता है शुद्ध, और विदेशों में निविल आय, ये हम करंट अकाउंट में शामिल करते हैं। और पूंजी खाता एक अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक निवेश दोनों के शुद्ध प्रवाह या निविल प्रवाह का सार उपलब्ध करवाता है। बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश आदि पूंजी खाते के घटक हैं। कौन कौन है? बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ, जो उधार है वो, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश होता है हमारे शेयर मार्केट वगैरह इनमें, वो भी इसका भाग है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन यानी कि असीम आरंभ किया है। असीम आरंभ किया है। कौन से मंत्रालय ने किया है? ये किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एक होता है अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। असीम को किस लिए किया गया है आरंभ? असीम को उच्च शैक्षणिक संस्थाओं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन HEI में
जो अध्ययनरत अनुसूचित जाति यानी कि एससी के छात्र हैं उनमें नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी निधि यानी कि वेंचर कैपिटल फंड फॉर एससी VCFSC के तहत आरंभ किया गया है। VCFSC जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा संचालित अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संस्थाओं को रियायती वित्त प्रदान करके और उन्हें रोजगार प्रदाता यानी कि जॉब गिवर बनने में सक्षम करके दिव्यांग तथा अनुसूचित जाति के युवाओं के मध्य उद्यमशीलता को विकसित करना है। कौन? दिव्यांग भी है इसमें और अनुसूचित जाति के भी हैं। आसिम के तहत एससी युवा द्वारा आरंभ की गई 1000 पहलों की पहचान की जाएगी। कितनी पहल? 1000। और 3 वर्षों में 30 लाख रुपए इक्विटी के रूप में प्रदान किए जाएंगे। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। कितने रुपए? 30 लाख रुपए। कितनी पहले, कितने इनोवेशन होने चाहिए? 1000 जो टॉप मोस्ट है उनको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा और इनको फिर 30 लाख रुपए की 3 साल में इक्विटी प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? आसिम जो स्टार्ट किया है उसका शुरू किया है, इसका उद्देश्य क्या है? जो दिव्यांग है उनको विशेष प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। उसके साथ ही एससी जो युवा है उनके मध्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर TBI के माध्यम से वर्ष 2024 तक, कितना? 2024 तक 1000 अभिनव विचारों का समर्थन करना। टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर TBI की स्थापना उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा की जाएगी। ये परियोजना तो किसकी है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की। और जो हायर एजुकेशन संस्थाएं हैं, जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें जो प्रौद्योगिकी विभाग है उसकी स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जो TBI है उसकी स्थापना की जाएगी। तो अगर ये प्री में आता है तो कोड का ध्यान रखें। ये जो मंत्रालय है वो ही इसमें TBI की स्थापना नहीं करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ही इसमें TBI की स्थापना नहीं करेगा। इसके लिए अलग मंत्रालय कौन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, वो आपके TBI की स्थापना करेगा। क्या ये प्राइमरी स्कूलों के लिए है? नहीं। अगर दूसरा कोट आता है कि ये प्राइमरी स्कूलों में की जाएगी TBI की स्थापना, नहीं, ये उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए की जाएगी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। स्टार्टअप विचारों को तब तक समर्थन, प्रचार और सहायता प्रदान करना जब तक कि वे उदार पूंजी समर्थन के माध्यम से वाणिज्यिक स्तर तक नहीं पहुंच जाते। अभिनव विचारों से समृद्ध छात्रों को प्रोत्साहित करके उन्हें आत्मविश्वास के साथ उद्यमशीलता के लिए प्रेरित करना। एससीज के आर्थिक विकास के लिए अन्य पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के वित्त पोषण के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना स्टार्ट की गई थी। अनुसूचित जातियों को आय सर्जन गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, इसकी स्थापना की गई है। उद्यमियों को समर्थन देने हेतु अनुसूचित जाति के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना, क्रेडिट इन्हेंसमेंट गारंटी स्कीम, ये शुरू की गई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। IIT मद्रास की टीम स्वदेशी हाइपरलूप तकनीक के विकास पर कार्य कर रही है। और इसके लिए कौन सी परियोजना पे काम कर रही है? आविष्कार परियोजना के तहत भारत के प्रथम स्वचालित, ये क्या है? स्वचालित है, ऑटोमेटिक हाइपरलूप पोड के विकास पर कार्य कर रही है। कौन? मद्रास की टीम IIT। यह एलन मस्क के स्पेस एक्स द्वारा आयोजित वर्ष 2019 की हाइपरलूप पोड प्रतियोगिता के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली एशिया की एकमात्र टीम है। एशिया की एकमात्र टीम है जिसने 2019 के लिए जो प्रतियोगिता करवाई थी एलन मस्क के स्पेस एक्स ने, उसके लिए इसने क्वालिफाई किया था। हाइपरलूप एक उच्च गति वाली ट्रेन है। हाइपरलूप क्या है? उच्च गति वाली ट्रेन है जो निकट निर्वात ट्यूब, नियर वैक्यूम ट्यूब में गमन करती है। इसे परिवहन की 5th जनरेशन माना जाता है। अन्य 4 जनरेशन में है रेलवे, सड़क मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग।
यह नीति आयोग द्वारा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए 6 नए प्रस्तावों में से एक है। अन्य 5 में है मेट्रिनो, स्टैंडलर बसें, पॉड टैक्सी, हाइब्रिड बसें और फ्रेट रेल रोड शामिल है। हाइपरलूप का उद्देश्य उन 2 कारकों को हटाना है जो नियमित वाहनों को धीमा करते हैं। कौन कौन से हैं वो 2 कारक? घर्षण है और वायु का प्रतिरोध है, फ्रिक्शन है वो, या एयर रेजिस्टेंस है। जब तेज़ गति से चलती है तो वायु का रेजिस्टेंस उसके विपरीत दिशा में लगता है, तो उसको भी यहाँ पर कम किया जाता है, क्योंकि ये निर्वात ट्यूब है। निर्वात का मतलब है उसमें कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है। घर्षण को निष्प्रभावी करने के लिए पॉड एक चुंबकीय उत्थापन ट्रेन यानी कि मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन की भांति अपने ट्रैक से कुछ ऊपर चलता है, और ट्यूब का उपयोग वायु प्रतिरोध को कम करने के लिए किया जाता है। ये ट्रैक से ऊपर चलता है, यानी कि अगर ट्रैक पे नहीं चलेगा तो घर्षण नहीं होगा। तो जो ट्रैक बना हुआ है इसका चुंबक का, उससे ऊपर प्रतिकर्षित होकर ऊपर की साइड ये चलेगा, तो इससे घर्षण का जो एनर्जी वेस्ट हो रही है उस समस्या का यहाँ पे समाधान हो जाएगा। दूसरा जो ट्यूब है वो वायु प्रतिरोध को कम करने के काम करती है। निम्न वायु प्रतिरोध ट्यूब के भीतर जो कैप्सूल पॉड है उसको 1000 किलोमीटर प्रति घंटा इससे अधिक की गति तक पहुँचाने में सक्षम होती है, जिससे यात्रा करने वाले समय की पर्याप्त बचत हो जाती है। हाइपरलूप पर्यावरण के अनुकूल भी है और इसे अधिक रखरखाव की आवश्यकता भी नहीं होती, तो इको फ्रेंडली भी है और रखरखाव की आवश्यकता भी नहीं होती है। अगली खबर है, अगला करंट अफेयर है, पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण EPCA द्वारा कृषि अवशेषों के दहन यानी कि स्टेबल बर्निंग पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। EPCA के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य में अवशेष हटाने की लागत को शामिल करना एक व्यवहार्य विकल्प नहीं हो सकता, और यदि आवश्यक हो तो कोई भी प्रोत्साहन राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। किसानों को अवशेष दहन से रोकने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पंजाब और हरियाणा सरकार ने विगत वर्ष लघु और सीमांत किसानों के लिए 2500 रुपये प्रति एकड़ के बोनस की घोषणा की थी। कृषि अवशेष दहन के क्या कारण हैं? मशीनीकरण यानी कि कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग, जिसके कारण भूमि पर छोटे छोटे ठूंठ शेष रह जाते हैं जिन्हें एकत्रित करना अत्यधिक कठिन होता है। पंजाब अवभूमि जल संरक्षण अधिनियम जैसे कानून के कारण धान रोपाई में विलंब हुआ है। फसलों की गहनता तथा समय की सीमित उपलब्धता के कारण किसानों के लिए खेत को पुनः जोतने हेतु अवशेषों का दहन सर्वाधिक सरल विकल्प होता है। कृषि अवशेष दहन के मामलों को नियंत्रण करने के क्या क्या उपाय हैं? इन सेटू उपाय या 100 स्थानीय उपाय। ऐसे उपायों को 100 स्थानीय उपाय बोलते हैं जो वहीं के वहीं पे इनका निपटारा किया जाता है, कहीं और ले जाया नहीं जाता या उनको परिवहन नहीं किया जाता है इनका कहीं और भाई स्थानीय जो एक सेटू होता है उसमें क्या होता है, कहीं और जगह ले जा करके उनका जैसे खाद बना दिया या मवेशी चारा बना दिया या ग्रामीण क्षेत्रों में छत निर्माण, तो ये कहीं और परिवहन करके बाहरी स्थान पर इनका किया जाता है निपटारा, तो उसको बोलेंगे एक्स सीटू या बही स्थानीय। ये आपने एक्स सेटू इन सेटू संरक्षण पढ़ा होगा, जीव जंतुओं के संरक्षण में पढ़ा होगा, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है तो वो तो इन सेटू में आ जाते हैं, और जो चिड़ियाघर वगैरह है वो एक्स सेटू में आते हैं। अगर उन्हीं के प्राकृतिक आवास में उनको संरक्षित किया जाता था तो उनको इन सेटू हम बोलते थे वहाँ पे पर्यावरण में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। डिकार्बोनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा, ये नीति आयोग और नीदरलैंड ने हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा को समायोजित करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके प्रमुख बिंदु दे रखे हैं। कार्बन फुटप्रिंट वगैरह इनको कम करना है, प्राकृतिक गैस की लक्ष्य क्षमता को बढ़ाना है, जैव ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, स्वच्छ वायु प्रौद्योगिकियों को अपनाना, जलवायु परिवर्तन वित्त को वितरित करना और अपनाना। इसके बाद आता है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसे 2014 में शुरू किया गया था
और इसके पश्चात 2024 तक ऐसे 5 आदर्श गांव प्रतिवर्ष चुने जाएंगे और विकसित किए जाएंगे। और इस योजना का कोई प्रत्यक्ष या अलग से बजट आवंटन नहीं है और इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करना है। इसके बाद आता है हमारा जो खबरों में रहे हैं, जो न्यूज़ में रहे हैं वो है ट्रेजिडी बिल। ये भी न्यूज़ में रहा है। तो ट्रेजिडी बिल तब जारी किया जाता है जब सरकार को अल्प अवधि के लिए धन की आवश्यकता होती है। ये बिल केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और बाजार की शक्तियों द्वारा उन पर ब्याज निर्धारित किया जाता है। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियों और इन पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। इसके बजाय उन्हें छूट पर जारी किया जाता है और परिपक्वता के समय अंकित मूल्य पर वापस किया जाता है। वर्तमान में जो ट्रेजरी बिल है वह 3 परिपक्वता अवधियों के लिए जारी किए जाते हैं, यथा 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। इसके बाद जो खबरों में रहा है वो है अनुसंचित आहार भत्ते और पोषक तत्व संबंधी आवश्यकताओं पर रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट की है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पोषण संस्थान ICMR NIN द्वारा ये तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में भारतीय वयस्क व्यक्ति की संदर्भ आयु को 20 से 39 वर्ष की बजाय 19 से 39 वर्ष के रूप में परिभाषित किया गया है। पुरुषों के शारीरिक वजन को 65 किलोग्राम और महिलाओं के लिए 55 किलोग्राम रखा गया है, जबकि पहले यह 60 किलोग्राम 50 किलोग्राम था। अनुशंसित आहार भत्ते में अनाज, फलियां, दुग्ध के संयोजन को 11:1:3 से संशोधित करके 3:1:2.5 किया गया है। इसने पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 400 ग्राम फल और सब्जियों के सेवन की अनुशंसा की है। चलिए कुछ और न्यूज़ है जो रही है खबरों में रही। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने ग्रामीण विकास के लिए प्रौद्योगिकी का शुभारंभ किया है। अगला जो है वो है हमारा कैटक्यू वायरस। ये भी अभी चर्चा में रहा है। चीन में क्यूलेक्स मच्छरों और वियतनाम के सूअरों में कैटक्यू वायरस काफ़ी मात्रा में पाया गया है। इस वायरस को जापानी इंसेफेलाइटिस के समान चीन में इंसेफेलाइटिस जैसे लक्षण उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के अनुसार कैटक्यू वायरस वर्तमान समय में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है अभी तक इसको। और दूसरी जो खबर है जो चर्चा में है वो है फास्ट पेट्रोल वेजल भारतीय तट रक्षक बल पोत कलकत्ता बरवा। यह गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड द्वारा निर्मित FPV की श्रृंखला में 5वां और अंतिम पोत है और इसके बारे में दे रखा है। इसका नाम युवा स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ के नाम पर रखा गया है, जिसकी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान असम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये छोटे एग्जाम में पूछ सकता है कि किसके नाम पर रखा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, असम का स्वतंत्रता सेनानी था कनकलता बरुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।